नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 24 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसको देखेंगे। इसमें जो आंसर्स मेरे द्वारा बताए गए हैं वो आयोग द्वारा फाइनल ऑथेंटिक जो आंसर की है उसी से लेके मैंने आपको आंसर्स बताए हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये आप देख लीजिए कि ये जो है ए बुकलेट सीरीज़ है और ये 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 का पेपर है, बीटा 21। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम में क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट जो हमने जो बीटा 2021 का एग्ज़ाम हमने शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम देखा था उसमें भी हमने देखा था कि क्रोनोलॉजी से जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो क्रोनोलॉजी पे जो है हिस्ट्री की मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ से आप 1 से 2 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो क्रोनोलॉजी है ये मिडाइवल पीरियड की है, जो कि बेसिकली दिल्ली सल्तनत जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे लास्ट टाइम पूछा गया इस बार भी क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है क्रोनोलॉजी तो आप लोगों को अंदर की चीज़ एक बार को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी जो है आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इल्तुतमिश होगा, दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी होगा, थर्ड जो है अकबर होगा और फिर शेरशाह सूरी होगा। तो ये आप इसमें क्या होगा, सब पहले शेरशाह सूरी आ जाएगा क्योंकि हुमायूं के टाइम पे शेरशाह सूरी हुमायूं के टाइम पे था और फिर जो है अकबर आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर बी हो जाएगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें पहले शेरशाह सूरी आएगा फिर अकबर आएगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट वॉज कंटेम्प्रेरी टू शिवाजी। तो जो शिवाजी महाराज थे उनके कंटेम्प्रेरी जो समकालीन कौन से संत थे। तो इसका आंसर होगा तुकाराम। इसके बाद में है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। देखिए लिटन और रिपन ये जो है बाद में आए थे और इसके बाद में जो लॉर्ड क्राइव थे ये भी बात के हैं। तो गवर्नर जनरल की बात हो रही है, यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हो रही है, गवर्नर की बात नहीं हो रही है सिर्फ। तो गवर्नर जनरल में कौन है, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग है। तो ये चीज़ भी आपसे देखिए, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके बाद में जो है फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो चरक संहिता है वो किसके ऊपर काम है। तो चरक संहिता जो है वो बेसिकली मेडिसिन में चिकित्सा के ऊपर काम है। तो चरक संहिता जो है संबंधित किससे है, चिकित्सा से। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच। तो इसमें से देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम में, करेक्टली वाली चीज़ जो है हमें ध्यान से देखनी चाहिए। तो इनकरेक्टली मैच क्या है इसमें से देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है एज इट इज़ जो ईयर है वो आ गया है और उसके बाद में क्या चीज़ हुई वो हमें बतानी है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं हुई थी, इसमें देखिए कलिंगा का जो वॉर है वो 261 में, ये पता ही है सभी को, 261 BC में हुआ था। 78 में जो है कमेंसमेंट जो शक संवत की शुरुआत हुई थी, कमेंसमेंट ऑफ शाक एरा जो है वो हुआ था। 622 में कमेंसमेंट ऑफ मुस्लिम एरा हुआ था। ये जो है आपका जो मक्का में शुरुआत हुई थी तो उसकी बात हो रही है। और 1709 में जो है डेथ ऑफ औरंगजेब, तो ये 1709 में नहीं हुई थी, ये हुई थी सभी को पता है 1707 में। तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाता है, तो इसका आंसर होगा डी। 1707 में हुई थी औरंगजेब की डेथ, ना कि 1709 में। तो आंसर हो जाएगा डी। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि होम अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सभी को पता है ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है। तो इसका जो आंसर है वो है दादा भाई नेहरू। सेवन्थ क्वेश्चन, 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो 2 होम लीग स्टार्ट हुई थी, ये होम लीग जो है 2 होम लीग थी और ये अलग अलग लीडर्स ने शुरुआत की थी इसकी। तो कौन कौन थे, तो इसका जो आंसर है वो है
एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो देखिए लाला लाजपत राय इनका कोई नहीं था लेना देना होम लीग से, विपिन चंद्रपाल नहीं थे, और तो इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते थे क्वेश्चन को। और जो एनी बेसेंट है उन्होंने शुरू की थी और लोकमान्य तिलक थे उन्होंने शुरू की थी। तो देखिए एनी बेसेंट ने जो है शुरू की थी, ये भी मैं बता देता हूँ, ये इधर साउथ की तरफ शुरू की थी, चेन्नई की साइड में आप कह सकते हो, और भी डिफरेंट पार्ट्स में शुरू की थी। तो इनका जो बेसिकली जो बेस था वो चेन्नई और ये जो साउथ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हम कह सकते हैं। लोकमान्य तिलक जी ने जो है इधर मुंबई साइड में इन्होंने शुरुआत की थी होम लीग की। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद में जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए मैच द फॉलोइंग करके आ गया है, और मैच द फॉलोइंग में आइए देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज किस किसने दी थी। तो इसमें से देखिए मुझे पता है सत्यशोधक समाज मुझे पता है सबसे पहले नंबर पे, और इसके बाद में जो है ये ब्रह्म समाज की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने की थी, और रामकृष्ण मिशन की थी स्वामी विवेकानंद ने, और आर्य समाज की थी दयानंद सरस्वती ने। तो मुझे चारों जो है मुझे पता थे। अगर किसी को नहीं पता है चारों, फिर भी वो एलिमिनेशन वगैरह से इसको कर सकता था। एक दो चीज़ें, 2-3 तो हर किसी को आते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए का 3 है, ए का 3 है, तीनों में आ रहा है ए का 3, और बी का जो है 1 है, तो बी का 1 इन दोनों में आ रहा है, और सी का जो है 2nd है, तो सी का 2nd भी दोनों में आ रहा है, और डी का जो 5th है वो किस में आ रहा है, डी का 5th इसमें आ रहा है। तो ये जो सी है इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 9th क्वेश्चन कह रहा है करो या मरो का नारा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो ये तब इन्होंने नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। 10वां क्वेश्चन है व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए इसमें जो है तो दोस्तों देखिए इसमें जो इसका आंसर होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था। तो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में इस पद को प्रस्ताव किसे दिया गया था, किसने इसको मतलब ऑफ़र की गई थी ये सीट। तो इसका आंसर होगा, ये की गई थी राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11th है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पे लोकेटेड है। तो ये जो है चेनाब पे लोकेटेड है सलाल जो है। तो देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि आने वाले क्वेश्चंस के लिए इस तरीके की जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देख के ज़रूर जाना है। इसके बाद में है बसंत विषुण होता है, जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है वो 21 मार्च को होता है। तो ये जो है हमें देख के जाने हैं कि इक्वेटोरियल इक्विनॉक्स कब होता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये बेसिकली ज्योग्राफी से, जो बेसिक ज्योग्राफी है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है 21 मार्च। इसके बाद में है 13th क्वेश्चन, द खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉट। तो जो खेतरी परियोजना है किसके लिए प्रसिद्ध है, खेतरी परियोजना है प्रसिद्ध कॉपर के लिए। कॉपर जो है काफ़ी होता है राजस्थान में, तो इसलिए देखिए स्टील, इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। स्टील जो है यहाँ पे नहीं इतना होता है, एलुमिनियम नहीं बनाते हैं स्टील, एलुमिनियम नहीं बनाते हैं, जिंक नहीं बनाते हैं। जिंक का कुछ पार्ट होता है, लेकिन कॉपर जो है बहुत मात्रा में राजस्थान में उत्पादन के लिए फेमस है। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा कहाँ पे स्थित है, तो सभी को पता है कि ये आसाम में स्थित है। और इसके बाद में है ये जो रिवर्स दी हुई हैं ये कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो कौन सी रिवर जो है हिमालयन रिवर सिस्टम में आती हैं। तो देखिए कावेरी जो है, कावेरी हिमालय से नहीं निकलती है, तो ए को तो आप हटा ही सकते हैं। ए को हटाने पे जो है आपका ए जो है हट जाएगा। गोदावरी नहीं आती है, तो 4th भी हटा सकते हैं, ए हटा सकते हैं।
और इसके बाद में बच्चे क्या है, 2 ऑप्शंस, तो गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, सेकंड और थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 15 का आंसर होगा बी। इजी क्वेश्चन था बहुत। 16 क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आ गया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक रेट का मतलब क्या होता है। बैंक रेट, तो देखिए कई सारे रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक क्वेश्चन है कि बैंक रेट क्या होता है। तो बैंक रेट बेसिकली होता है क्या, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो ये क्या है, ऑफिशियल रेट है ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री क्या है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई। तो उसके द्वारा अगर जो भी ऑफिशियल रेट होगा इंटरेस्ट का वो बैंक रेट कहा जाएगा। इंटरेस्ट रेट, इसमें और भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स, नहीं ये कोई वो नहीं है। चार्ज बाय शेड्यूल बैंक्स, नहीं। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंक इंस्टीट्यूट, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर डी होगा। इसके बाद में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इफ़, ये इकोनॉमी से ही क्वेश्चन है ये भी, कि इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बेसिकली किसी बैंक द्वारा आरबीआई में जो है एक रिज़र्व रखना पड़ता है कैश के रूप में। तो उस अगर वो कम हो जाए तो क्या क्या हैपन होगा, क्या होगा टू द क्रेडिट क्रिएशन में। अगर उसको घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर होगा। तो 17 का आंसर होगा इट विल इंक्रीज। अगर उसको हम डिक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट जो क्रिएशन होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद में 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन क्या करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज प्रॉफिट मेकिंग। तो देखिए इसमें क्या है कि निजी अधिकार होते हैं, अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका आंसर होगा कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसी में तो क्या होता है, इसी में तो जो रिसोर्सेज होते हैं प्राइवेटली ओन होते हैं कि नहीं होते हैं। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होती है उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के वो प्राइवेटली ओन होते हैं और इसमें देखिए प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर कैपिटलिस्ट की बात करें, ये 2 ही शब्द हैं जिस पे जो है सारा कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी का जो है मीनिंग टिका हुआ है। एक तो है रिसोर्सेज ओन्ड प्राइवेटली और दूसरा है प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट मेकिंग जो है कैपिटलिस्ट का सबसे मेन पर्पस होता है। जबकि जो पब्लिक इकोनॉमी होती है उसमें क्या है, गवर्नमेंट लोगों के सोशलिज्म पे काम करती है, उनके भलाई पे काम करती है, उनके वेलफेयर पे काम करती है। जबकि जो है कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है, इसमें जो है इसमें अपने प्रॉफिट मेकिंग पे काम किया जाता है। तो 19 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि द 100 रुपये नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ, किसका सिग्नेचर होते हैं, तो ये आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, पढ़ा भी होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, फाइनेंस सेक्रेटरी नहीं होता, एलिमिनेट कर सकते हैं। 19th क्वेश्चन हो गया। 20 क्वेश्चन को देखते हैं। फीमा का जो है फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो फीमा क्या है, फीमा है हमारा बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये फीमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो किस तरीके से फ़ॉरेन से हमारा एक्सचेंज होगा, उसके ऊपर जो भी उसका क्या मैनेजमेंट कैसे होगा वो जो एक्ट बताता है वो फीमा एक्ट बताता है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि और भी जो इस तरीके की चीज़ें, जैसे सेबी हो गया, सेबी की फुल फॉर्म होगी, नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई, और इस तरीके के जो भी और फंड्स हैं उनकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। 21st क्वेश्चन कहता है कि पब्लिक एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन कौन सी लिस्ट में। तो ये कौन सी लिस्ट में होता है, ये स्टेट लिस्ट में है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज़ लेड डाउन अंडर, जो पंचायती राज है व्यवस्था उसके किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी की। जो देखिए जो महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था कि जो विलेजेस हैं उनको सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट्स बना दिया जाए, तो ये जो है डीपीएसपी में आता है। अब इसका आर्टिकल जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल कौन सा है इसका,
तो आर्टिकल 40 जो है इससे रिलेटेड है। इसके बाद में आर्टिकल 23, तो 23 में क्या कह रहे हैं, 23 में राइट ऑफ एजुकेशन, फंडामेंटल राइट किससे रिलेटेड है, तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है कौन से अनुच्छेद से, तो इसका जो अनुच्छेद है वो क्या है, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। 24 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो इन चीज़ों से ना घबराएं, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आने लगेंगी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कब दिया गया था, तो ये 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वहाँ पे इसको रखा गया था। और ये जो है बेसिकली क्या है, प्रियम्बल में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। 25 कहता है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर कवर्ड। ये क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। 25 का क्या होगा, 25 का होगा आंसर सी, आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो एजुकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। जबकि देखिए आर्टिकल 25 से आर्टिकल जो 28 है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। और इससे पहले जैसे आर्टिकल 14 से 18 जो है, आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। तो इस तरीके की चीज़ें। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर आर। तो करंट कैरियर्स जो भी सॉलिड कंडक्टर में, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, तो सभी को पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वहाँ पे करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में 27 जो क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वॉट। तो एक प्रकाश वर्ष है किसके मापन की इकाई है, तो किस चीज़ को मापते हैं इसको, तो ये मापते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। एक मान लीजिए पॉइंट ए है और ये लाइट यहाँ से चलना शुरू हुई, 1 साल बाद में वो यहाँ पे रुक गई, तो ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो एक लाइट ईयर हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, एक लाइट ईयर कहेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है, इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें हम जो भी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं और उन जो भी मेजर्स हैं और उनकी यूनिट्स हैं उसको हम जो है ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन है कि केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम सभी को पता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 जो है ये केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। 29 का क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट। तो 18 कैरेट में जो है कितना होता है, 75% होता है 18 कैरेट में। 18 कैरेट में जो है 75% होता है। 22 कैरेट में कितना होगा, 22 कैरेट में 91 पॉइंट समथिंग होता है 22 कैरेट में। तो ये चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए, कॉमन सेंस से भी हम इसको कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑरेंज कंटेन एबंडेंस ऑफ वॉट, बहुतायत में प्राप्त होता है, कौन सा बहुतायत में प्राप्त होता है, संतरे से। तो ये चीज़ है विटामिन सी। तो खट्टे जितने भी फल होते हैं उसमें लगभग विटामिन सी आप आंख बंद करके कर सकते हैं, लगभग विटामिन सी सबका आंसर होता है, साइट्रिक एसिड। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30th क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी होगा। तो देखिए इसका क्या अंडर रूट करेंगे और तो इसके इक्वल आएगा। तो ये हमें जो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अभी मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर मैंने बता दिया। इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा सी, 324 इसका आंसर होगा।
थर्टी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा डी, 100 आएगा इसमें। 33 का आंसर जो होगा वो आंसर होगा बी। और इसके बाद में 34 का जो आंसर होगा, 34th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। 35th का जो आंसर होगा, आंसर डी होगा इसका भी। और इसके बाद में हम आएंगे 36 पे। तो बेसिकली ये क्या है, हिंदी के क्वेश्चंस आ गए हैं। 36 का एकल का विलोम शब्द क्या होगा? एकल का विलोम शब्द होगा बहुल। एकल का एक और बहुल मतलब बहुत सारे। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा? दर्प का पर्यायवाची होगा अहंकार। मन को हरने वाला कौन हो गया? मनोहर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी क्या है इसमें? वो है ये महत्वाकांक्षा जो है, इस तरीके से लिखा जाता है। महत्वाकांक्षा ना तो इस तरीके से लिखा जाता है, ना इस तरीके से लिखा जाता है, ना इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आंसर ये हो गया। इसके बाद में देखिए इंग्लिश का जो है अनरीड पैसेज आएगा। अनरीड पैसेज से क्वेश्चंस आएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? 41 का आंसर होगा सी। मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स ए पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए जिसकी इंग्लिश थोड़ी सही है वो बिना पैसेज को पढ़े भी इसको कर सकता है। पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट मैनी साइडेड पर्सनैलिटी कहेंगे। और मैनी साइडेड पर्सनैलिटी कैपेबल पर्सन नहीं आएगा, सिक्रेटिव पर्सनैलिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी नहीं आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल इविल, ये देखिए नहीं आएगा। मैंने अभी नहीं पढ़ा है पैराग्राफ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आंसर नहीं होगा। और रेसिस्टिंग ट्रिनिटी ये भी नहीं होगा। तो ए हो सकता है रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। तो इसमें देखिए ये 42 का जो है डी आंसर दिया गया है कमीशन द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं और मच मोर इससे ज़्यादा भी। तो 42 का जो है डी आंसर माना है कमीशन ने। इसके बाद में 43 क्या कह रहा है? इसका आंसर होगा सी, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू कौन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये देखिए साइंस के काफ़ी बड़े प्रचारक थे, तो इसलिए साइंस एंड ह्यूमनिज्म इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 44 का जो है सिनोनिम्स फॉर, सिनोनिम्स समानार्थी, फेमस का समानार्थी क्या है? 44 का आंसर होगा सी, पॉपुलर। फेमस का पॉपुलर। एंटोनिम उल्टा विलोम, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा? ट्रांसपेरेंट का होगा आंसर ओपेक। ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट आर पार देख सकते हैं, ओपेक का मतलब उसके वो बिल्कुल ठोस होती है, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। 46 का क्या होगा? 46 का जो होगा वो होगा कि इसमें देखिए ऑर्निथोलॉजिस्ट जो होता है बर्ड से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मैनकाइंड से रिलेटेड। देखिए प्लांट से नहीं होता, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एनवायरनमेंट से नहीं होता, एनिमल से नहीं होता, ये होता है मैनकाइंड से रिलेटेड। इसके बाद में 47 का आंसर होगा सी, ऑयल। 47 का आंसर होगा ऑयल। कि कौन किससे मेल नहीं खा रहा है, मतलब तीनों से मेल नहीं खा रहा है। देखिए कर्ड, बटर, चीज़ ये सब दूध से बनती है, ऑयल जो है अलग चीज़ है। इसके बाद में 48, ये आप देख लीजिएगा। 48 इसकी जो रीजनिंग होगी ए करेक्ट होगी। 49 की जो रीजनिंग होगी वो भी ए करेक्ट होगी। और 50 की जो रीजनिंग होगी, 50 का जो आंसर होगा सॉरी, वो होगा आंसर सी, 5 आएगा इसका आंसर। इसके बाद में 51st क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51st क्वेश्चन कह रहा है कि सिटीज़ लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। कौन सी सिटी में जो है लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा पटना, बाकी तीनों में हुआ है। 52 विच इंडियन टेलीकॉम कंपनीज वर्ल्ड 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड। विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी है? तो इसमें जो है रिलायंस जियो, ये 5वीं है। इंडिया की तो पहले दूसरे नंबर पे ही है, ये पहले पे ही कह सकते हैं हम, इवन फर्स्ट पे ही है। एयरटेल इससे कम टर्नओवर लेता है। 53 का आंसर जो है वो होगा प्रोजेक्ट बोल्ड, बैम्बू ओसिस इनलैंड इन ड्रॉट वॉज रिसेंटली लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट। तो राजस्थान। देखिए ड्रॉट की बात हो रही है, तो देखिए हरियाणा भी वैसे इसका आंसर हो सकता था, कहीं कहीं पे ड्रॉट हरियाणा में ही पढ़ते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसमें जो है हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर होगा राजस्थान।
54 का आंसर होगा 54 का आंसर होगा विच फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोविड-19 वैक्सीन थ्रू कोवैक्स स्कीम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन की जो कोवैक्स स्कीम थी उससे फर्स्ट कंट्री ने कौन सी ने जो है फ्री कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त की, तो वो है कंट्री है घाना। इसके बाद में है सेकंड इंडियन बॉर्न अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई टू स्पेस, तो हुई द सेकंड इंडियन बॉर्न अमेरिकन, भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला, इनका नाम क्या होगा? ये हैं शिरीषा बांदला। 56 का आंसर होगा कौन से इंडियन रेसलर हैं हु गेट्स 2 ईयर बैन फॉर डोपिंग, तो ये हैं सुमित मलिक। इसके बाद में आता है 57 कह रहा है इन विच स्टेट इन इंडिया इज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एन एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम, तो देखिए इसमें क्या है, जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है वो कौन सा स्टेट है, तो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। विच इंडियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्चेज UDISE प्लस फॉर 19-20, तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो देख लीजिए आप, ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, अच्छे करंट अफेयर्स जो हैं दिए गए हैं पैट में। और 59 का जो है आंसर क्या होगा, स्मार्टफोन मेकर वीवो अपॉइंटेड क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? विराट कोहली। 60 का आंसर होगा सुपास जो है भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस जो है वो किस कोर्ट में लागू किया गया है? तो वो लागू किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, 61 का आंसर होगा हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विद नेपाल, तो नेपाल से कितने जो स्टेट्स हैं बाउंड्री शेयर करते हैं? वो 5 स्टेट्स हैं। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कोस्टारिका की कैपिटल क्या होगी? जेनसोन। देखिए ढाका की हमें पता थी, इसका एलिमिनेट कर सकते हैं, दिल्ली पता है, बीजिंग पता है, तो ये तो नहीं होता, इसलिए सेंट जोस जो है जिसको सान जोस लिखा हुआ है, सान जोस जो है इसकी कैपिटल है कोस्टारिका की। इसके बाद में 63 क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? तो देखिए तमिल जो है हम इसको एक बार को एलिमिनेट कर सकते हैं, ग्रेट एंडेमानीज जो है वो नहीं होगी, अंडमान निकोबार में बोली जाती है तो नहीं होगी, और सिन्हाला नहीं होगी, तो लक्षद्वीप में जो है मलयालम लैंग्वेज का टच आता है, तो मलयालम इसका आंसर होगा। 64 एक्स पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 552